गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 22 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आज हम गायत्री मंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में, जो कि हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस क्लास में आप सभी को गायत्री मंत्र, साथ में करंट अफेयर क्वेश्चन, उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वीडियो 20 से 25 मिनट की होने वाली है। धैर्यपूर्वक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी को बता दें कि यह करंट अफेयर क्वेश्चन जो है कुमार गौरव सर के क्लास से लिया गया है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं गायत्री मंत्र के अंतर्गत विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में। पहला मुख्यालय हमारा है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की मुख्यालय का क्या नाम है और यह कहाँ पर स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स में। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष यानी WWF का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है बेल्जियम, ब्रुसेल्स के बेल्जियम में इसका जो है क्या है? मुख्यालय है। नेक्स्ट बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय है द हेग। द हेग किस देश की राजधानी, किस देश का शहर है? तो नीदरलैंड का शहर है द हेग, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। यूनिसेफ, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है काठमांडू में। नेक्स्ट देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी में है। गैट का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। नेक्स्ट हमारा है अफ्रीकन यूनियन यानी AU का मुख्यालय कहाँ है? अदिस अबाबा में, और यह इथोपिया की राजधानी है। यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का मुख्यालय है वियना में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट बात करें पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन जिसे ओपेक कहते हैं, इसका मुख्यालय है वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक का मुख्यालय है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD, इसका मुख्यालय है पेरिस में। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। नेक्स्ट बात करें विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, और ये जो है किसकी राजधानी है? तो USA की राजधानी है। नेक्स्ट बात करें संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय है रोम। रोम किसकी राजधानी है? तो इटली की राजधानी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। इस प्रकार से हमने अपने गायत्री मंत्र के अंतर्गत विश्व के महत्वपूर्ण संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे आज के अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी करंट अफेयर क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। आज की तारीख है 22 मार्च, जो कि दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का प्रश्न एक है, हाल ही में भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रीय वार्ता किस देश के साथ की है? तो पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ की है? तो यह किया है भारत ने ब्राज़ील के साथ। इसके बारे में व्याख्या देखें तो 2+2 वार्ता जो है, इसमें जो है भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, एक रक्षा मंत्री एक विदेश मंत्री होंगे भारत के, और एक ही रक्षा मंत्री और एक विदेश मंत्री होंगे ब्राज़ील के, इसलिए इसे 2+2 वार्ता कहा जाता है। और यह किसके बीच होना है? इंडिया और ब्राज़ील के बीच में होगा, और यह पहली बार इन दो देशों के बीच में हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जो है अक्टूबर 2023 में 2+2 वार्ता हुआ था, इंडिया और UK के बीच में पहली बार हुआ था। ठीक है, सबसे पहले 2+2 वार्ता जो है किस देश के साथ हुआ था? तो UK यानी ब्रिटेन के साथ पहली बार हुआ था। इसके बाद भारत ने जापान के साथ भी किया, और रूस के साथ भी किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया, और USA के बाद किया, और अभी हाल ही में किसके साथ किया है? तो ब्राज़ील के साथ किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्राज़ील का जो है, ब्राज़ील का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है?
तो ब्राज़ील का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। अमेजन वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन वर्षावन पाए जाते हैं ब्राज़ील में। ब्राज़ील की राजधानी का क्या नाम है? तो इसकी राजधानी का नाम है ब्राज़ीलिया। क्या नाम है? ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की राजधानी है। नेक्स्ट देखें तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है अमेजन वर्षा वन में। अमेजन वर्षा वन में सबसे ज़्यादा विश्व जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और अमेजन वर्षा वन को ही पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो अमेजन वर्षा वन को कहते हैं, क्योंकि अमेजन वर्षा वन से पूरे विश्व का 21% ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें 2024 G20 का 2024 में G20 की बैठक कहाँ होगी? तो 2024 में G20 का होस्ट कौन सा देश होगा? तो यह ब्राज़ील होगा। ठीक है, कौन होगा? तो ब्राज़ील होगा। कॉफ़ी के उत्पादन में पहला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन कहाँ पे होता है? तो यह ब्राज़ील में होता है। और ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो कॉफ़ी के बागान को फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें सेंटोस बंदरगाह किस देश में पाए जाते हैं? तो कॉफ़ी के जो बंदरगाह होते हैं उसे सेंटोस बंदरगाह कहते हैं। और यह सेंटोस बंदरगाह कहाँ पाए जाते हैं? तो पाया जाता है, तो यह ब्राज़ील में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अर्जेंटीना की राजधानी का क्या नाम है? अर्जेंटीना की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो है यह अर्जेंटीना की राजधानी का नाम है। और अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो घास के मैदान को पंपाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपाज, पाज कहते हैं। और पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में पाए जाते हैं? तो यह अर्जेंटीना में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में यूएसए ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब तक प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है? तो यूएसए के द्वारा जो पेट्रोल से चलने वाली कार है उन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कब तक कर दी है? तो 2035 तक करी है। अभी जो है हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक घोषणा करी है कि 2035 तक पेट्रोल से जो कार चलेंगी उनको बैन कर दिया जाएगा। इनके स्थान पर कौन सी कार लेकर आएंगे? तो इलेक्ट्रिक कार लेकर आएंगे। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, पॉल्यूशन को भी कम करने के लिए जो पेट्रोल कार हैं इनको बैन करके इलेक्ट्रिक कार का अमेरिका में इलेक्ट्रिक कार कब तक शुरू हो जाएगा? तो 2025 तक जो है इलेक्ट्रिक कार जो है पूरा यूएसए में चलने लगेगा और पेट्रोल कार को बैन कर दिया जाएगा 2035 तक। नेक्स्ट आप सभी के लिए प्रश्न है, इसरो द्वारा अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसरो के द्वारा कब तक अंतरिक्ष में एक स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा 2035 तक इसरो के पास एक खुद का अपना स्पेस स्टेशन होगा। भारत द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2070 तक भारत जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। यूएसए में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, जबकि यूएसए में कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यूएसए में जो है राष्ट्रपति सिर्फ 2 ही बार चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति यूएसए में 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगर बात करें कि 2 बार से अधिक राष्ट्रपति कौन बना है, तो रूजवेल्ट बने हैं। रूजवेल्ट जो है 3 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं यूएसए के। ठीक है, उसके बाद से जो है राष्ट्रपति के लिए सिर्फ 2 ही बार चुनाव किया जा सकता है, मतलब एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 4 वर्ष का होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ को अगर राज्य में पूछा जाए, यानी कि भारत के अंतर्गत पूछा जाए, तो लद्दाख ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है। जबकि अगर देश के बारे में पूछा जाए तो किस देश ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक किसे बनाया है? तो यह बनाया है हिम तेंदुआ को। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं? तो इंद्रमणि पांडे बने हैं। कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे बने हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता 2024 में कौन करने वाला है? तो अपना प्यारा भारत करने वाला है, या ये आपको याद रखना है 46वें क्रम का। अगर बात करें 45वें क्रम का यूनेस्को का जो है अध्यक्षता किसने किया था? तो 2023 में किसने किया था? तो रियाद सऊदी अरब ने किया था। ठीक है, सऊदी अरब ने किया था। इसके किस शहर में? तो रियाद में इसका आयोजन किया गया था। प्रश्न है, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो दिव्या कीर्ति सिंह बनी है। कौन? दिव्या कीर्ति सिंह को जो है घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में आईओसी ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों के परेड में भाग लेने पर रोक लगा दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व बी दोनों, यानी रूस और बेलारूस को जो है 2024 के पेरिस ओलंपिक में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। किस चीज़ में? राष्ट्र के परेड में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसके बारे में, व्याख्या देखते हैं। तो आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। इसके वर्तमान हेड कौन है? तो थॉमस बॉग हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में है। इस बार जो है 33वां क्रम इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? पेरिस में। ठीक है, तो 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में हो रहा है। इसके उद्घाटन समारोह में दो देश भाग नहीं लेंगे, एक तो रूस और दूसरा बेलारूस। इन दो देशों के खिलाड़ी जो है अगर भाग लेंगे ओलंपिक में तो वो व्यक्तिगत श्रेणी में लेंगे, ना कि रूस और बेलारूस की तरफ से भाग लेंगे। ठीक है, तो खिलाड़ी भाग ले लेंगे, लेकिन उनके अगर पूछा जाए कि उनके जर्सी पर या फिर उनकी तरफ से अगर पीछे देखा जाए कौन से देश का योगदान होगा, तो किसी देश का योगदान नहीं होगा। वो व्यक्तिगत श्रेणी में भाग ले सकते हैं, लेकिन कंट्री की तरफ से भाग नहीं लेंगे। ठीक है, 32वां ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? तो 32वां ओलंपिक हुआ था टोक्यो में। इसमें जो है भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें भारत की रैंक थी 48। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर प्लस 4 ब्रोंज जीते थे। और यह गोल्ड किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। नेक्स्ट देख लेते हैं 34वें क्रम का ओलंपिक खेल कहाँ पे होगा? तो 34वें क्रम का ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स यूएसए में। ठीक है, कब होगा? तो 2028 में। ठीक है, तो ओलंपिक जो है 4 वर्षों में एक बार होता है। तो 34वें क्रम का ओलंपिक लॉस एंजल्स में होगा, यूएसए में होगा 2028 में। अगर बात करें पहली बार ओलंपिक कब हुआ था, तो यह हुआ था 1896 में। इस ओलंपिक की स्थापना 1894 में हुआ था, और इसका पहला गेम हुआ था उसके 2 साल बाद, यानी 1896 में। कहाँ हुआ था? तो एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश आप सभी को बताना है कौन सा है। तो वह है आपका रसिया, जो कि आपका एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में फैला हुआ है। रूस की राजधानी का क्या नाम है? तो रूस की राजधानी का नाम है मॉस्को, ये भी आपको याद रखना है। बेलारूस की राजधानी का नाम है मिन्स्क इसकी राजधानी का नाम है। यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देश का सबसे लंबा समुद्र पर बना पुल कौन सा है? अटल सेतु है। इसकी टोटल लंबाई अगर देखी जाए तो 21.8 किलोमीटर है। और यह कहाँ पर बना है? तो यह महाराष्ट्र में बना है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में बना है। और यह जो है कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो मुंबई से नवी मुंबई के बीच यह पुल बना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो समग्र चैंपियन बना है मध्य प्रदेश। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? पहले मल्टी बीच गेम्स का आयोजन किया गया था दीव में, गुजरात के पास जो एक यूटी है दीव, वहाँ पर किया गया था। और यह इसका आयोजन पहली बार किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला स्थान किसका था? मध्य प्रदेश का था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को 4 स्थान मिला था, ये आपको याद रखना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कंपाला। ठीक, कहाँ पे? कंपाला में हुआ है। और कंपाला जो है किसकी राजधानी है? तो युगांडा की राजधानी है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए तो प्रश्न हमारा चौथा, आईपीएल 2024 का पहला मैच कहाँ खेला जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई में खेला जाएगा। आईपीएल 2024 यह आज की तारीख यानी 22 मार्च को प्रारंभ होगा इसका पहला मैच, और यह किसके बीच में होगा? तो सीएसके और आरसीबी के बीच में खेला जाएगा चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में। इसमें जो है इस बार जो है आईपीएल 2024 किस क्रम का है? तो 17वें क्रम का है, और इसमें टोटल 10 टीम भाग लेंगे। और 2024 में सबसे महंगा खिलाड़ी 2024 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है? तो बिके हैं मिचेल स्टार्क। कौन? मिचेल स्टार्क जो है सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं, और ये कितने में बिके हैं? तो 24.75 करोड़ रुपए में बिके हैं। और इनको किस टीम ने खरीदा है? तो इनको केकेआर ने खरीदा है। कितने में? 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है, जो कि अब तक के इतिहास के आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क बिके हैं। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इस बार 2024 में टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो टाइटल स्पॉन्सर बना है टाटा। ये भी साथ में आपको याद रख लेना है 2024 के आईपीएल का। सर्वाधिक बार आईपीएल किसने जीता है? तो 5 बार एमआई और सीएसके ने जीता है। ठीक है, तो 5 बार एमआई यानी मुंबई इंडियंस और 5 बार जो है सीएसके ने सर्वाधिक आईपीएल जीता है, 5 बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पहली बार आईपीएल कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था, और उस बार विजेता कौन बनी थी? तो पहली बार विजेता बनी थी राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, तो पहली बार किसने जीता था आईपीएल? राजस्थान रॉयल्स ने। अब देखते हैं जो आईपीएल की 10 टीमें हैं इनके वर्तमान कप्तान कौन बने हैं। पहले आप सभी को पता था कि जैसे सीएसके के महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे, तो इनको अब जो है पुराने कप्तानों को हटाकर नए कप्तानों की नियुक्ति की गई है। तो देख लेते हैं एक नज़र में सीएसके के कप्तान कौन बने हैं। ऋतुराज गायकवाड़, दिल्ली के कैपिटल्स के ऋषभ पंत, गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल, केकेआर के श्रेयस अय्यर हैं। नेक्स्ट देखें तो लखनऊ सुपर दिग्गज के केएल राहुल है, मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या हैं, किंग्स 11 पंजाब के शिखर धवन हैं, राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन हैं, और आरसीबी के डू प्लेसिस हैं, और लास्ट है सनराइजर्स हैदराबाद। ये हैं पैट कमिंस। ये 2 खिलाड़ी जो है विदेशी हैं, बाकी सभी जो है कप्तान जो है भारतीय हैं। 5वां प्रश्न हमारा, हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसरो को सम्मानित किया गया है एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड जो है किसे दिया गया है? इसरो को दिया गया है। किसके लिए? चंद्रयान 3 के लिए दिया गया है, जो कि 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, और 23 अगस्त को जो है चांद के साउथ पोल पर लैंड कर दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी, और इसरो के संस्थापक पूछे कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इसरो का रॉकेट लॉन्च किया जाता है किस जगह से लॉन्च किया जाता है? तो आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा सतीश धवन केंद्र से जो है लॉन्च किया जाता है। कहाँ से? तो सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया जाता है, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से अभी हाल ही में किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो इसरो को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है एविएशन वीक लॉरेट्स, और इसके साथ साथ लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसरो को सम्मानित किया गया है। शेर जिसने चांदनी पी ली, यह आत्मकथा किसकी है? तो यह आत्मकथा है एस सोमनाथ जी की। किसकी है? तो एस सोमनाथ जी की है, जो कि इसरो के वर्तमान हेड हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपको बताना है कि भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे। इमैनुअल मैक्रोन थे, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में मरणों उपरांत पद्म विभूषण 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मरणों उपरांत पद्म विभूषण किसे दिया गया है? विंदेश्वर पाठक जी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो है 5 लोगों को 2024 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है। वैजंती माला है, पद्मा सुब्रमण्यम है, वेंकैया नायडू हैं, और आपके चिरंजीवी हैं। और मरणों उपरांत किसे दिया गया है? तो बिंदेश्वर पाठक जी को दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत को 93वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दूरसंचार
हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, जिसे ट्राई कहते हैं। तो ट्राई के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अनिल लोहाटी बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। छठा प्रश्न हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा करी है। तो आपको बताना है केंद्र सरकार ने किस फसल को मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा करी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावल और गेहूं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं PSF यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इसे मूल्य स्थिरीकरण कोष कहते हैं। जैसे मान लीजिए टमाटर का मूल्य कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी जो है टमाटर का मूल्य इतना घट जाता है कि उसे हमने जो है सड़कों पर भी फेंक देते हैं। तो इस वजह से जब टमाटर का मूल्य बढ़ जाता है तो इसमें किसका नुकसान होता है, तो उपभोक्ता यानी कि जो उसको खरीदते हैं उनका नुकसान होता है, यानी दाम बढ़ जाएगा तो उनको पैसे ज़्यादा देना पड़ेगा। और जब कभी जो है टमाटर के दाम बहुत गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उसमें जो है किसान को नुकसान होता है। तो ये आपको याद रखना है। इस कंडीशन में ना तो उपभोक्ता को जो है कीमत बढ़ने पर नुकसान हो या फिर किसान को बहुत ज़्यादा कम होने पर फसल का नुकसान हो, तो इन सभी के लिए जो है PSB लाया गया है, PSF लाया गया है, यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें कहा गया है कि अगर फसल बढ़ती है तो हम जो मतलब यानी कि अगर फसलों की कीमत बढ़ती है तो हम जो है उपभोक्ता को पैसे दे देंगे, वो जो है फसल को खरीद सकते हैं, यानी कि अनाज को खरीद सकते हैं। अगर जो है फसल की कीमत यानी कि जो आपका टमाटर का दाम बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो किसान को अगर नुकसान ना हो तो उसके लिए हम किसान को भी फंड दे देंगे। तो इसके लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा एक फिक्स प्राइस रखी गई है जिसमें किसान और उपभोक्ता को कोई नुकसान ना हो। तो इस नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार का यह फैसला लिया गया है। तो इस बार जो है गेहूँ और चावल को भी किस में शामिल किया गया है, PSF में शामिल किया गया है। और आप यहाँ से जो है गेहूँ खरीद सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार का कौन सा ब्रांड है, तो भारत ब्रांड के तहत आप जो है गेहूं और चावल को खरीद सकते हैं। अगर बात करें PSF में किसको शामिल किया गया है, गेहूं और चावल को, और इसमें कौन से फसल को पहले से ही शामिल किया गया है, टमाटर आलू प्याज को पहले से ही इसमें शामिल कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है PSF के लिए कितना बजट सरकार के द्वारा जारी किया गया है, ये आपको बताना है। PSF के लिए कितना रुपए जो है केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है, तो 500 करोड़ रुपए जो है जारी किया गया है PSF के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट आप सभी के लिए प्रश्न है, आप सभी को बताना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकीय घाटा कितना है, तो 5.8% रहा है 2023-24 में। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है, तो सर्वाधिक पदक जीता है महाराष्ट्र सरकार ने। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो तमिलनाडु में किया गया था। छठे क्रम का इसका आयोजन किया गया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है शुभंकर क्या था, तो वीर इसका शुभंकर था। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो इंदौर में हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। और अगर बात करें कि जो है विश्व वेटलैंड्स दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, तो INS संधायक। ठीक है, तो सासे सर्वेक्षण सासे संधायक याद करेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ करेगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। गुड इनफ एनर्जी जो है बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करेगी, जम्मू कश्मीर में, जो कि भारत की पहली होगी। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो गुड इनफ एनर्जी यह जो है भारत की पहली इस प्रकार की एनर्जी होगी जो कि बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगी, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में स्थापित करेगी, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिए किस राज्य ने अभी हाल ही में ज़मीन खरीदा था, तो ये आपको बताना है। अभी जो है जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिए किस राज्य सरकार ने ज़मीन खरीदी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में
पर्यटन के लिए ज़मीन किसने खरीदी है? महाराष्ट्र सरकार ने खरीदी है। और गुड इनफ एनर्जी जम्मू कश्मीर में ही भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगी और इसमें जो है इसकी क्षमता कितनी बताई गई है? तो स्टार्टिंग में इसकी क्षमता रहेगी 7 गीगावाट प्रति घंटा और इसको बढ़ाकर 20 गीगावाट प्रति घंटा भी किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो है भारत के द्वारा 2070 तक कार्बन इमिशन का लक्ष्य 0 रखना है। तो इसके लिए जो है भारत को अब सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज के माध्यम से और इसी प्रकार की जो है सुविधाओं को लॉन्च किया जाएगा ताकि 2070 तक भारत जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर सके। आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूके है, जो कि विधेयक पारित करके समान नागरिक संहिता को लागू किया है। और कहाँ पर पहले से ही लागू था? तो गोवा में पहले से ही लागू था। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो 5 लोगों को की है। तो आपको याद रखना कितने लोगों को? तो 5 लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो आपको बताना है कि कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अष्टलक्ष्मी शुभंकर लॉन्च किया गया है। और इस खेल का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? आसाम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसमें पहला रैंक किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को पहला रैंक मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अगर बात करें तो यह द हेग में है। मैंने पहले भी गायत्री मंत्र में बताया। कहाँ पे है? तो द हेग में है। और इसके बाद इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 9 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। और इसका अध्यक्ष अभी हाल में किसको बनाया गया है? तो नवाफ सलाम को बनाया गया है। किसे? नवाफ सलाम को बनाया गया है। और भारत की तरफ से इसमें कौन जज हैं? तो दलबीर सिंह भंडारी हैं। कौन है? दलबीर सिंह भंडारी हैं। इनका दोबारा इलेक्शन हुआ है, यानी कि ये दोबारा चुने गए हैं। ठीक है, तो भारत की तरफ से दलबीर सिंह भंडारी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं नवाब सलाम। और इसमें जो न्यायालय होते हैं उनकी संख्या 15 होती है और उनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष के लिए। और इसका मुख्यालय है द हेग में। 8वां प्रश्न है, हाल ही में भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा। भाषा नेट से हो जाएगा नेटवर्क के माध्यम से देखा जाएगा तो कौन सा मंत्रालय है? तो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय है। भाषा नेट पोर्टल यह लॉन्च किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसमें जो है हेल्प कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस पोर्टल का उद्देश्य है इंटरनेट तक पहुंच में भाषा अवरोध उत्पन्न ना करे। यानी कि किसी लोगों को हिंदी आती है तो वो जो है अंग्रेजी के माध्यम से अगर इंटरनेट में कुछ सर्च करते हैं तो वो अंग्रेजी में आता है, तो वो उसमें अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। यानी कि आपको इंटरनेट तक अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए आपके बीच में भाषा अवरोध ना बने, तो इसके लिए ही जो है इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो 300 यूनिट जो है बिजली मुफ्त दी जाएगी। हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सज़ा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कतर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वॉशिंगटन में। कहाँ हुई है? तो वॉशिंगटन डीसी में पहली वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक हुई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो हंगरी देश को सौंपी है। ठीक है, और हंगरी की राजधानी का क्या नाम है? तो बुडापेस्ट इसकी राजधानी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो 9वां प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 मार्च को। अब देखते हैं विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? वन और नवाचार इसकी थीम रखी गई है। और पहली बार विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाना शुरू किया गया था? तो 2012 में शुरू किया गया था। 21 मार्च को ही नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को ही नस्लीय भेदभाव यानी काले गोरे का भेदभाव उन्मूलन का दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। आपको बताना है 22 मार्च को कौन सा डेट सेलिब्रेट किया जाता है? तो विश्व
वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 22 मार्च को किया जाता है। और साथ में अगर देखा जाए तो खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 20 मार्च को मनाया जाता है। खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 20 मार्च को। इसके बाद गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी 20 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात करें बिहार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी 20 मार्च को। तो 20 मार्च को तीन डेट याद रखेंगे, खुशहाली दिवस, गौरैया दिवस और बिहार दिवस। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किसी से लॉन्च किया है, तो GSLV-F14 से जो है इसरो ने इनसैट 3DS उपग्रह को लॉन्च किया है, जो कि मौसम की निगरानी रखने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो 58वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है, और इसके साथ साथ गुलजार साहब को दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों लोग को याद रखना है, एक तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और दूसरे हैं गुलजार साहब। इन दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10वां प्रश्न देखते हैं हमारा, हाल ही में बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो बताना है आपको बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है और किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं, राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में पोर्टल लॉन्च किया है और इस प्रकार से यह पहला राज्य बन जाता है। किसके लिए लॉन्च किया है, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च किया है, जिसमें बांध और नहरों में कितना पानी है इसको जानने के लिए, पानी कम है तो उसमें पानी भर दिया जाएगा, पानी ज़्यादा है तो उससे पानी बाहर निकाल दिया जाएगा, ताकि जो है बांध को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इसके लिए जो है पोर्टल किसने लॉन्च किया है, राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बाढ़ और सूखा को समय रहते ही नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाए, यानी कि बाढ़ और सूखा से बचने के लिए समय से पहले ही इस पर नियंत्रण कर लिया जाए। तो इसके लिए जो है पोर्टल किसने लॉन्च किया है, राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। अगर बात करें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको बताना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो भजन लाल शर्मा है। कौन है, तो भजन लाल जी हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह गुजरात में किया गया है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा, तो इसका उद्घाटन होगा इंदौर में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है, तो पीएम मोदी ने किस राज्य में रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ पर, तो सिक्किम में रखी है। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजय माणिक राव। अजय माणिक राव को जो है देश का लोकपाल पद पर नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन साथ में गायत्री मंत्र और लल्लन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।